वो पूछते हैं तुम कैसे कामयाब हो, इसका हमें हिसाब दो। तो ऐसा है साहब, मेरी कामयाबी का ये पैमाना है, गर्व से पीछे मुड़ देख पाता हूँ, सीना चौड़ा कर आगे बढ़ जाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मधु राणा और आप देख रहे हैं मधुनामा। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो कलाकार हैं, नाटककार हैं, कलमकार हैं और भी बहुत कुछ हैं। तो आइए बात करते हैं निधिकांत पांडे जी से। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट में आके हमारे? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं अगर इजाज़त हो आपकी तो एक चंद लाइन सुनाना चाहूँगा मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक फेसबुक पेज है जी। इंस्टेंट शायर। मैं ऐसे ही लोगों का लिखा हुआ या शायरों का लिखा हुआ कुछ आता है तो लिख देता हूँ। हाँ, लिख देता हूँ उसके अंदर। तो मैंने ऐसे ही उसमें लिखा है कि मेरी अच्छाई की कहानियाँ सुना रहे थे लोग, अफसोस मैं महफिल से ही नहीं दुनिया से जा चुका था। नहीं, आपको ये संजीदा लग सकता है। संजीदा है, बहुत बहुत गंभीर बात। लेकिन इसका फन पार्ट देखिए आप जी। और फन में भी मैं जो फन करता हूँ ना वो है उर्दू वाला फन और इंग्लिश वाला फन। FUN भी है इसके अंदर। दोनों फन कर रहे हैं जी। वो इस तरह से कि देखिए, आपने मुझे जीते जी अपने शो में बुलाया। मधु जी, आपका आभार, मधुनामा का आभार कि मुझे इस पॉडकास्ट के लिए आपने आमंत्रित किया। आपका आभार। मैं बहुत भारी हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि थिएटर की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, मीडिया और थिएटर की तरफ? जीवन की शुरुआत बचपन से होती है, तो मैं बचपन से शुरू करता हूँ इस कहानी की शुरुआत भी। ठीक है। उम्र रही होगी मेरी करीब 9 साल और मुझे स्कूल में मौका मिला एक प्ले करने का, इंग्लिश प्ले, और उसमें किरदार भी मिल गया। खुशकिस्मती कि मुझे लीड रोल ही मिला। एनुअल फंक्शन में वो प्ले करने के बाद उस 9 साल के बच्चे को न जाने क्या जुनून सवार हुआ, यानी मुझे क्या जुनून सवार हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस दिन के बाद से वहाँ की वो ऑरा ऐसी थी, मैं उसके बाद से ये सोचने लगा कि मुझे हर साल अपने स्कूल के फंक्शन में किसी न किसी तरह पार्टिसिपेट करना है, स्टेज पर जाना है। ये वाला जज्बा अगर आ जाएगा तो स्टेज से कोई डरेगा नहीं। स्टेज फियर बहुत होता है बच्चों में। स्कूल बदलते रहे, लेकिन जैसा कि शोले फिल्म के अंदर असरानी कहते हैं कि इतने तबादलों के बाद भी हम नहीं बदले, उसी तरह से हम भी नहीं बदले और हम हर साल स्टेज पर जाते रहे। बहुत बढ़िया। तो अब आपको बताता हूँ स्टेज फियर की बात। जी। आपने जब बातचीत शुरू की थी ना, आप जब इंट्रो दे रही थी और बता रही थी, उस टाइम जो दिल की जो स्पीड थी ना, अगर कोई जांच लेता तो मुझे सीधे अस्पताल ले जाता। सेम यही हालत होती है जब मैं स्टेज पर प्ले के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, लाइव शो के लिए जाता हूँ, तो वहाँ हालत यही होती है मेरी हर बार। और वो राज की बात बता रहा हूँ, पहली बार किसी को ये वाली स्टेज फियर तो होता है, हर एक को होता है, ये मतलब पहले भी मैंने शेयर किया है, लेकिन स्टेज पर जाने के करीब 5-10 मिनट के बाद में जाकर के दिल हल्का होता है। तो ये सब आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है या आप तो आर्टिस्ट से बात करते होंगे और भी आर्टिस्ट लोगों से? कई बड़े आर्टिस्ट के साथ में मतलब बातचीत हुई है जी। हमारे शो को देखने शेखर कपूर साहब भी आए थे एक बार, तो उनसे भी बातचीत हुई। जो स्टेज के कलाकार रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, नामी आर्टिस्ट, चाहे वो फिल्मों में काम करते रहे हैं, जो भी, वो लोग भी ये कहते हैं कि उनको भी एक फियर होता है स्टेज पर जाने से पहले तक का। परफॉर्मेंस का एक प्रेशर रहता है सब में थोड़ा। अभी आपके साथ अगर मैं मान लीजिए कोई फंबल कर जाऊं, शायद आप मुझे मौका दे देंगे कि रिकॉर्डिंग रोक दें, क्योंकि एडिटिंग टेबल पर शायद आप इसे दुरुस्त कर पाएं। जी। स्टेज पर ये मौका नहीं होता। ये मौका नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। वहाँ हालत ये होती है कि अगर आपने एक बार गलती की तो वो तो दर्शकों ने पकड़ ली, मतलब आपका गिरबान उनके हाथों में चला गया। आप IP यूनिवर्सिटी में बतौर फैकल्टी भी वहाँ पर जाते हैं, जी। तो क्या पढ़ाते हैं वहाँ पर? हाँ, अब वहाँ मैं शुरुआत तो मैंने मीडिया पढ़ाने से की। IP यूनिवर्सिटी के साथ में मैं पैनल हुआ, और उसके अलावा एक और कॉलेज है, आपने नाम सुना हो, साउथ एक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, IPW के नाम से है। इन 2 जगहों पर मुझे एक साथ जाना नसीब हुआ और मैंने दोनों जगह पढ़ाना शुरू किया और पूरे सेमेस्टर्स पढ़ाए। तो वहाँ मैं मीडिया के डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाता हूँ, जिसमें जो मेरा पैशन है मेनली वो है फिल्म मेकिंग,
जैसे शॉर्ट फिल्म्स या मतलब फिक्शन मेकिंग के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैंने कैमरा और एडिटिंग की भी क्लासेस ली हुई हैं। 14 साल की उम्र में मैंने एक छोटा सा शेर और लिखा था, जहाँ से मेरी शेर लिखने की शुरुआत हुई थी। तो पहले वो सुनाता हूँ एक बीच में आपको। तब मैंने अपना उपनाम रखा था, जैसे होता है ना कि लोग, हाँ लोग रखते हैं ना कि, तो मैंने रखा था शायद। शायद शायद सुना करते थे कि एक साया ही उम्र भर साथ चला करता है, शायद साए को भी साथ छोड़ते देखा है अंधेरों में हमने। वाह क्या बात है, ये 14 साल की उम्र में आपने लिखा था? जी, मतलब जब इंसान तो 14 साल की उम्र में अगर आप ऐसा इतना गहरा लिखते थे, तो अब तो आपकी शायरी में तो मैं वैसे ही लिखता हूँ, आज भी बच्चा हूँ ना। इसके अलावा मुझे अभी अमिताभ बच्चन का मैंने नाम लिया था, तो उनके डायलॉग्स या उनके गाने गाना बड़ा पसंद था मुझे। ऐसे ख़ास तौर से अमिताभ बच्चन के गाए हुए गाने। तो एक गाना मैं उनका गुनगुना रहा था एक दिन, तो पापा ने एकदम से कहा कि यार तुम गा रहे थे, मुझे लगा रेडियो चल रहा है। पर करके दिखाइए ना, मतलब सुनाइए, दिखाइए, सुनाइए जो मैं बोलूँ। दिखाने की बात अगर मतलब उनकी एक्टिंग की बात है, तो मुझे बड़ा उनका फेवरेट एक सीन है जिसमें उन्होंने खुद आवाज़ अपनी बदली है, नॉर्मल आवाज़ से अलग हुए हैं, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो उसका एक बड़ा अच्छा सीन है जिसके अंदर वो बात करते हैं, मौत से अपार्टमेंट मेरा अपार्टमेंट मालूम, इंग्लिश बोलता है इंग्लिश है, बात करता है साला है मालूम है क्या, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आपको तो पता ही होगा ना है। कमाल करती हैं आप। आज भी वो अपना शो के ऊपर अमिताभ बच्चन जी कई बार एक्टिंग करने को बोलते हैं, तो बोलते हैं वो डालो। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये किया था, है कि नहीं है? अमिताभ जी प्लीज़ बताइए ना, मधुनामों को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू थैंक यू। हिंदी भाषा से बहुत प्यार था मुझे, लिटरेचर पढ़ना पसंद था। हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं बोलचाल में बात करते हैं। बचपन में तो लिटरेचर में लिटरेचर पढ़ना पसंद था उस टाइम पर आपको हिंदी? ऐसा इस सवाल को अवॉइड कर दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है। मैं कहानियों की तरह ही चलाना मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे। ठीक है, बताइए। तो बीकानेर की पैदाइश है मेरी जी। मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, बाकी कज़िन, उनके अंदर मैंने ये महसूस किया कि वो मारवाड़ी टोन आती थी जी। लेकिन मुझ में वो नहीं आई। मैं घर में भी खड़ी हिंदी बोली में बात करता था और वहाँ स्कूल में भी सबसे, जबकि स्कूल में भी कई बच्चे टीचर्स टोन आई जाती है। अभी क्या होता है ना, अपन अगर वहाँ रहते हैं तो ऐसा होता है, जहाँ पर जिस प्रदेश में अपन जाते हैं उधर वैसा, मतलब अब बात करो तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा राजस्थान से हो क्या। तो मैं अब भी लोगों को बोलता हूँ कि मैंने स्नातकोत्तर किया है, मतलब कि मैंने हिंदी में MA किया है। अब MA हिंदी बोले, हिंदी किया हुआ व्यक्ति ये क्यों बोले? सही बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि साहब हिंदी में मैंने स्नातकोत्तर किया है, अगर कोई मुझसे पूछता है तो ये बताता हूँ। इसीलिए मैं फेसबुक पर भी अपना नाम, मेरे 2 प्रोफाइल, मतलब एक पेज है, पेज में मैंने इंग्लिश में रखा हुआ है नाम भले ही, लेकिन जो मेरा प्रोफाइल है वहाँ मैंने हिंदी में नाम रखा है। कुछ सालों, मतलब कई सालों पहले मैंने ऐसा किया था। हिंदी में नाम रखा है मतलब? हिंदी में नाम लिखा है। अच्छा, नाम लिखा। निधिकांत पांडे हिंदी में लिखा हुआ है मैंने। अच्छा जी। और कई बड़े बड़े दिग्गज हिंदी के पुरोधा, कई लोग फ्रेंड लिस्ट में हैं, तो वो लोग कई बार हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़े के दौरान जो है हिंदी की बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, बोलते हैं। तो मैंने ऐसे कई लोगों को टैग करके लिखा भी कि अगर ऐसा ही है तो आप लोग अपना नाम क्यों नहीं हिंदी में लिखते? यहाँ फेसबुक पे नाम हिंदी में, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लीजिए, दोनों में। आपको सर्च करने में, लोगों को सर्च करने की प्रॉब्लम होती है ना। सर्च आपको कर लेंगे बॉस, आप तो सेलिब्रिटी हैं, आपको क्यों नहीं सर्च कर लेगा कोई? जब मेरे जैसा आम इंसान अगर हिंदी में लिख सकता है, उसके बाद भी उसके दोस्त हो सकते हैं फेसबुक पर, अगर या कैसे भी आपके दोस्त है तो ज़रूर जुड़ेंगे आपसे, किसी भी तरह से जुड़ेंगे। थिएटर की आपने बात की, वो तो पैशन है जी। ये भी तो पैशन है। मैंने कहा ना, पेज मैंने इंग्लिश के नाम से बना रखा है, आप हिंदी के साथ में अंग्रेजी नाम भी रखिए, क्या दिक्कत है? कंट्रोवर्शियल हो सकता है किसी के लिए, मेरे लिए नहीं है। आप हिंदी में अपना नाम कल से बदल दीजिए, ब्रैकेट में अपना नाम अंग्रेजी में लिख लीजिए, मैं कहता हूँ आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरा हिंदी में ही लिखा हुआ है।
मैंने देखा है, मधुरम आपने हिंदी में लिखा है, जी, अंग्रेजी में तो नहीं लिखा। हाँ, तो लोग तो जुड़ेंगे ना आपसे। जुड़ रहे हैं। हिंदी भाषी बहुत लोग हैं, इतनी बड़ी जनता है, हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और जहाँ हिंदी भाषी इतने करोड़ों लोग हैं, वो लोग अगर हिंदी से नहीं जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे? और हम अगर हिंदी की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल, हिंदी से जुड़ा जब होता है। हिंदी में बात करने वाले लोग हिंदी में फिल्में देखना या हिंदी की कहानियाँ पढ़ना या हिंदी की किताबें पढ़ना, जो जुड़ाव आप बात कर रही हैं, जो फील होता है, वो अनुभूति अलग है। अब आप सोचेंगे लोगों को अनुभूति समझ में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता कि ना आए। जिनको समझ में ना आए कमेंट कीजिए। रील इट फील इट समझ में आएगा, तो फिर ये क्यों नहीं आएगा? सही बात है। सुनिए और अनुभव कीजिए, आपको अनुभूति अपने आप हो जाएगी। थिएटर को आप कितना सीरियसली लेते हैं? बड़ा ही आप तो सीरियस हो गए। मुश्किल सवाल हो गया। मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि थिएटर को कितना सीरियसली लेना और जीवन जीना, ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। थिएटर को मैं सीरियसली लेता हूँ, मैं सीरियसली करना चाहता हूँ, लेकिन जीवन यापन के लिए आपको नौकरी भी आवश्यक है। थिएटर के साथ आप अपना मतलब उसको एज अ कि हमारा ये सबसे पहला काम है थिएटर। डर आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। पढ़ाई पूरी करने के बाद में हिंदी के साथ भी मैं पत्रकारिता के विषय में था, फिर मास कम्युनिकेशन कोर्स वगैरह करने के बाद पूरी तरह से मीडिया में उतर गए, फिर नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी किस चीज़ की ज्वाइन की? टीवी इंडस्ट्री में। क्या? सबसे पहला काम बताता हूँ फिर मैं आपको वो मैं था प्रूफ रीडर। अच्छा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आज भी प्रूफ रीडर हूँ। प्रूफ रीडिंग तो हम लोग, लेकिन आपको फर्स्ट जॉब प्रूफ रीडर का मिल गया? क्योंकि मुझे लगता है कि प्रूफ रीडर उसके आगे शब्द लगाइए ना, ट्रेनी असिस्टेंट वगैरह वगैरह। अच्छा। ऐसे थोड़ी होता है, ये सब तो लगाने पड़ते हैं ना। हाँ, ठीक ठीक। ये तो लगेंगे ही। हाँ, मुझे लगा कि प्रूफ रीडर लग जाते हैं प्रूफ रीडर। नहीं, लेकिन क्या है ना कि अगर आप में वो है उस तरह की चीज़ कि आप देखते हैं, शब्दों को परखते हैं, जानते हैं वाक्य विन्यास क्या होता है, ये समझते हैं, तो आप उसका अच्छी तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं और उसको दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और अपने एडिटर को बता सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने एक्स पर भी लिखा हुआ है ये कि पत्र पत्रिकाओं में, चैनल्स में, हर जगह पर प्रूफ रीडर की नहीं, प्रूफ रीडर एडिटर की ज़रूरत है एक्चुअली। वो ज़रूरी है, हिंदी हो या अंग्रेज़ी। हिंदी में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, अंग्रेज़ी में भी होती हैं। ऐसी नहीं कि अंग्रेज़ी की नहीं पकड़ी हैं या उनको हमने नहीं शोकेस किया है, लेकिन हिंदी वाली भी बहुत होती हैं। तो ये प्रूफ रीडर जूनियर पोस्ट मानी जाती है, जिसे नहीं मानना चाहिए। अगर उसे जूनियर मानते हो तो फिर प्रूफ रीडर एडिटर बनाओ लोगों को, और अपने वेबसाइट पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, अपने चैनल पर, अपने पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में सही लिखो। सही लिखोगे तो सही पढ़ेगा इंडिया, ऐसे नहीं पढ़ेगा, बढ़ेगा इंडिया। आजकल एक शगल चला हुआ है कि चैनल्स में भी, बड़े बड़े चैनल्स में भी, जैसे पहले हम दूरदर्शन देखते थे, अभी भी देखते हैं, तो उसमें बहुत वाक्यों की, शब्दों की बहुत शुद्धता का ध्यान रखा जाता था, चाहे अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो या उर्दू हो। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। लोगों को लगता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, हमें तो इन्फॉर्मेशन देना है, हमारे शब्द क्या हैं उसकी शुद्धता, उसको शुद्धता से बोलना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप ऐसा मानते हैं? ये ज़रूरी है, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री को ट्वीट करके भी एक बार ये लिखा कि अगर आप कहें तो मैं इस बात के मुहिम चला सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। आप अगर एक टीम बनाने की मुझे आज्ञा, अनुमति दें तो आप सड़कों पर जाती हैं गाड़ी लेकर के, रास्तों के लिए बोर्ड्स लगे होते हैं, लिखा होता है उसके अंदर अंग्रेज़ी में भी, हिंदी में भी। कई जगह आपको हिंदी गलत लिखी हुई दिखेगी। बहुत सारी कोई हमारे देश में आ रहा है, वो हमारी भाषा को अगर गलत पढ़ रहा है जो हमारी तो वो वैसी राष्ट्रभाषा बोलेगा, तो वैसी बोलेगा। तो वो दुरुस्त क्यों ना हो, वो सही क्यों ना हो,
उसे सही किया जाए, तो सही बोला जाए, सही लिखा जाए, सही पढ़ा जाए। मैंने तो एक पीएम का ही पोस्टर अभी गलत छपा था, मैंने उसको भी लिख दिया था कि ये क्या आपने गलती कर रखी है। मतलब जिसने भी छपवाया था वो जी। छपवाने वाले ने प्रूफ रीडिंग ठीक से नहीं की, फिर छापने वाले ने नहीं की। पहले ऐसा नहीं था, मुझे लगता है कि पहले भाषा को बहुत शुद्धता से लिखा जाता था, लेकिन अब इसको सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अरे क्या हो गया कि मैं बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा है तो की, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने और मेरे दोस्त ने भी मिलकर के एक ऐसा, इसके लिए भी एक पेज बना रखा है जिसमें हम हिंदी अक्षरशः के नाम से हम उस पर ऐसे फ़ोटोज़ ले करके मैं डालता रहता हूँ उसमें कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाए, ये ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए। तो सिर्फ गलती निकालना ही सही बात नहीं है, उसको सही कैसे लिखा जाए ये बताना भी ज़रूरी है। अभी एक मित्र के घर गया मैं, वहाँ पर उनके वहाँ अवार्ड पड़े हुए थे खूब सारे। तो मैंने कहा आपको, मैंने देखा उनके जिसने अवार्ड दिया था उनको, और उनका मैंने जिक्र किया कि भाई ये जो है इन्होंने आपको ढंग से आशीर्वाद नहीं दिया। बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने आशीर्वाद दिया है ना, देखिए ना। तो उस पर लिखा हुआ था आशीर्वाद। अच्छा, ओ अवार्ड के ऊपर गलत, अवार्ड के ऊपर आशीर्वाद लिखा है। तो मैंने कहा, तो कहते हैं अरे मैंने कहा बताइए, इतना बड़ा फंक्शन से इतना सब कुछ हो गया और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा सवाल अभी भी वही है कि थिएटर को आप कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आपने बताया आप जॉब भी करते रहे हैं बीच में और साथ में थिएटर भी आप करते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार शायद ट्रैक से भटक जाता हूँ। नहीं, ट्रैक से नहीं भटकते, हमें अच्छी लग रही है आपकी जानकारी। अच्छा। लेकिन सवाल अभी भी वही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो नौकरी मीडिया में शुरू की, ये भी एक पैशन था, मीडिया में करना था। वो बचपन की कहानी मैंने आपको सुना ही दी कि मीडिया में आना था। मीडिया में आने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग रोज़ जो है वो कुछ ना कुछ नया स्क्रीन पर देखते हैं और करते हैं। बिल्कुल। तो प्रूफ रीडिंग वगैरह के बाद में टीवी के लिए किया काम, और फिर एक प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया, फिर एक चैनल भी ज्वाइन किया। देश का पहला प्राइवेट चैनल था TVI, उसमें काम कर रहा था मैं। एंकरिंग भी की मैंने कई साल तक। अच्छा। मैं हिंदी न्यूज़ पढ़ता था, और पहली बार जब मैंने टीवी कैमरा फेस किया, मतलब न्यूज़ पढ़ने के लिए, तो मेरे मामा जी ने बीकानेर में देख लिया। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया घर पे, पूछा कि ये निधि अभी टीवी पर न्यूज़ पढ़ रहा था क्या। तो मतलब ऊपर वाला मेहरबान है कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं कि आपने, मुझे अचानक मौका मिला था। मौका कैसे मिला कि मैं TVI में काम कर रहा था, मैं एडिटर था जी। और उसके पहले वीडियो एडिटर था मैं, और उसके पहले मैं रेडियो न्यूज़ में सेलेक्ट हो चुका था। रेडियो न्यूज़ में भी मैं काम कर रहा था जी। वो वाला एडिटर, संपादक वाला और वाचक। संपादक और वाचक था, वहाँ पर न्यूज़ पढ़ता था मैं। आकाशवाणी में मैंने समाचार पढ़े हैं, उसकी भी कहानी बड़ी मज़ेदार है, वो भी मैं आपको कहेंगे तो सुनाऊंगा बीच में। और एक रात को अचानक 10 बजे की न्यूज़ पढ़ने वाला इंसान बाहर चला गया। उसका फ़ोन आया ऑफिस में कि वो अटक गया है ट्रैफिक में और वो नहीं आ पा रहा है। तो ढूंढाई मची कि कौन पढ़े, क्या करें, कैसे करें। चूँकि मेरा दखल सिर्फ वीडियो एडिटिंग में नहीं बल्कि स्क्रिप्ट एडिटिंग वगैरह में भी हुआ करता था, वॉइसिंग में करता था। मैंने क्या हो गया, क्या क्या परेशानी है यार, वो न्यूज़ रीडर हमारा एंकर गायब हो गया। मैंने फिर कोई है ही नहीं यार अभी। आप कहें तो मैं कोशिश करूं। बोले यार कोट वोट पहना, थोड़ा सा मेकअप रूम तो होता ही है चैनल्स में, मेकअप लगवाया, बैठ गए। हिट अगले दिन से रोज 10, 11, 12 रात का तुम पढ़ोगे। मैं जी ओके, पढ़ लेंगे। इसी मौके की तो तराशती। तो ऐसे होता है कि मौका मिल जाता है जी। अब नौकरी जब, रेडियो का आप कुछ बता रहे थे। हाँ वो बताता हूँ, लेकिन अभी पहले आपके सवाल। लेकिन नौकरी जब शुरू हो गई जी, तो थिएटर पे एक ब्रेक लगा, और थिएटर करना चाहता था लेकिन नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती है आपको। थिएटर डिमांडिंग है वो। थिएटर समझ तो चाहिए। आज भी बहुत एक दिक्कत है मुझे। श्रुति अरोड़ा एक मेरी स्टूडेंट है, मीडिया की स्टूडेंट, तो उसका प्ले देखने के लिए मैं उस साल गया था। उसने प्ले किया था 3 आर्ट्स क्लब के लिए। तो मैंने कहा यार तुम वहाँ, तुम्हारा प्ले तो बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा रोल किया तुमने, लीड रोल में थी वो, मैं भी ज्वाइन करना चाहूँगा।
अब मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति में हूँ कि मैं समय निकाल पाऊँगा। जनवरी 2010 में मुझे उसने बोला कि होने वाला है, आप आइए, ऑडिशंस होने वाले हैं। मैं भी पहुँच गया। मयूर विहार में ऑफिस है उनका, वहाँ गया मैं। डायरेक्टर साहब बैठे थे और भी आर्टिस्ट आए हुए थे। ऑडिशन हुआ, पास हो गया। पहले दिन एक रोल मिला, छोटा सा रोल था, किया, उसको परफॉर्म, उसकी रिहर्सल वगैरह हुई। कई 2-3 घंटे हम लोग बैठे, वो रीडिंग वगैरह हुई उसकी। 2-3 दिन बाद बोला गया कि नहीं, आप ये रोल नहीं करेंगे, कोई दूसरा रोल दिया जा रहा है। एक और रोल दे दिया गया, थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, वो रोल जो कर लिया मैंने। 2-3 दिन बाद मुझे ये कहा गया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई वहाँ पर, जो लीड कर रहे थे वो शायद उनकी समय की कुछ प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी कुछ ऐसी, तो मुझे कहा गया कि आप ये नहीं, ये वाला किरदार करेंगे, लीड। मैंने कहा, तो मैंने वो प्ले किया। बहुत सारे दोस्त देखने आए, उसके अलावा ऑडियंस, श्रीराम सेंटर पूरा खचाखच भरा हुआ था। दुखी वो सब हुई, लेकिन वहाँ मैंने वापस शुरू किया। तो उस समय शिफ्ट ड्यूटी एडजस्ट करता था अपनी किसी तरीके से। सुबह घर से निकलता था, शाम को रिहर्सल पे जाता था, रात को 10 बजे करीब घर पे आता था। सुनने को मिलती थी, कहाँ गायब रहते हो, घर को तो सराय समझ रखा है, यही है बस। तो क्या करे इंसान, पैशन के लिए, पैसों के लिए नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैं थिएटर के लिए सीरियस हूँ, सीरियस था, सीरियस रहूँगा, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में स्टेज पर जाकर के मैं हो जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ। अहम वाला मैं नहीं, अंदर वाला मैं हो जाता हूँ, जो बाहर निकलना चाहता है, जो आना चाहता है, जो दुनिया को दिखना चाहता है, दिखाना चाहता है आम इंसान के तौर पर, वो हो जाता हूँ मैं। मतलब एक जिसके दिमाग पे बोझ नहीं है। आपका एक प्ले देखा था मैंने, हाँ जी, परमात्मा, उर्दू एकेडमी में लीड रोल था उसमें भी आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। परमात्मा पचा लेना। वो नाटक हमने कई बार मंचित किया। 3 आर्ट्स क्लब का ही नाटक था जी। और उस समय उर्दू एकेडमी के चीफ थे अनीस अज़मी साहब। तो वो इनॉग्रल प्ले था, मतलब उस फेस्टिवल का, उस साल का पहला नाटक परमात्मा। हिंदी का नाटक था। ढूंढा गया कि ये कौन इसको उर्दू जामा पहनाए। मैंने बीड़ा उठाया, कुछ गाइडेंस लेकर के, कुछ अपनी नॉलेज से मैंने उस नाटक को उर्दू जामा पहनाया। लीड रोल थ्रू आउट द प्ले परमात्मा का रहना ज़रूरी है। परमात्मा एक किसान की मदद करने के लिए धरती पर आते हैं। मैंने कुंडल पहने हुए थे, वो ऊपर से क्लिप करके लगते हैं। डायलॉग बोलते बोलते स्टेज के आगे तक आया। फर्स्ट सीन है ये, सेकंड सीन जो भी नाटक का। और मेरा एक कुंडल जो है वो बातचीत करते करते गिर गया। फिर अब क्या करूं? अच्छा, आपको पता चल गया कि मेरा कुंडल गिर गया? कुंडल गिर गया है, मेरे सामने नीचे स्टेज पर है। अब क्या करूं? तो मैं उसको नाटक के डायलॉग्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायलॉग इम्प्रोवाइज करते हुए, जिसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन, बहुत ज़रूरी है नाटक के अंदर, वो करते हुए मैं उसे उठा करके ले गया, क्योंकि मेरी एग्जिट थी। मैं बाहर निकला स्टेज पर्दे से और मैंने वापस लगा लिए। डायलॉग में आपने मतलब आप नारायण बने हुए थे, सॉरी भगवान बने, परमात्मा बने हुए थे। तो आपको खड़ा रहना था वैसे। मैंने एक्चुअल पोजीशन थी उसमें आपको डायलॉग बोल रहा था मैं, ठीक है, झुकना था ही नहीं मुझे। मैंने कहा कि नारद, ये तुम मुझे कहाँ इस धरती पर इन मानव के बीच में ले आए हो। ये लोग, उफ, इनकी बातें सुन करके तो
हमारे कान भी पक गए और कुंडल भी गिर गया। ओह। और मैं धीरे से नीचे हल्का सा झुका, कुंडल उठाया और अपना आखिरी डायलॉग बोल करके मैं एग्जिट हो गया। अनीस अज़मी साहब ने कहा कि भाई मान गए आपने, जो वो उस जगह पर आपने जिस तरीके से कुंडल आपने, ये था नहीं ना, मुझे सच सच बताओ, ये था नहीं ना, ये नाटक का हिस्सा नहीं था ना। मैंने कहा अरे गुरुजी आपको कौन, बोला आप तो पहुंचे हुए आदमी, आपको बिल्कुल सही पहचाना है आपने। उसके बाद उन्होंने अपने घर परिवार वालों को सबको बुलाया, उसमें कई महिलाएं, कई उनके भद्र पुरुष, सब लोग आ गए। तो वो उनसे मिलवा रहे हैं, ये मेरे गुरुजी फलाना दिखाना, मतलब अलग अलग तरीके के। मुझसे सब लोग उनसे उम्र में बड़े थे, तो मुझसे तो ऑब्वियसली बड़े ही थे, सब बड़े बड़े लोग। और हमारी जो संस्कृति है वो सीधे मैं सबके सामने प्रणाम कर रहा हूँ उनको। मौलवी लोगों ने मुझे मतलब रोक दिया, बिल्कुल आप हमारे सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम आपके सामने। मुस्लिम उलेमा, बड़े बड़े मतलब वरिष्ठ लोग, मेरे पिताजी और दादाजी की उम्र के लोग, महिलाएं पुरुष सभी मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे, एक किरदार के सामने, एक छोटा सा किरदार। अब ये थिएटर अगर पैशन नहीं लाएगा तो क्या पानी लाएगा? लेंगे आप? तो ये मतलब इसने और मुझे बल दिया। हालांकि फिर वही होता है कि नौकरी के साथ में फिर कुछ न कुछ व्यस्तताएं हो जाती हैं, तो आदमी थोड़ा सा कम जाता है। लेकिन मैं 3 आर्ट्स क्लब के साथ में लगातार जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ में काम कर रहा हूँ। अभी तो आप वर्कशॉप्स भी लेते हैं? जी जी बिल्कुल, वर्कशॉप्स लेता हूँ। वर्कशॉप्स के बारे में बताता हूँ तो मैं मीडिया एंड थिएटर दोनों की वर्कशॉप्स लेता हूँ। मैंने आपको कहा था मैं बीच में एक किस्सा और सुनाने की गुस्ताखी करूँगा। वो है समाचार पढ़ने को लेकर के कि 95 में मैंने इम्तिहान दिया था समाचार वाचन के लिए आकाशवाणी में, और 96 में जब परिणाम आ गया, एक के बाद एक जब स्टेप क्लियर कर लिए उसके बाद में, तो अब जाना था ऑडिशन के लिए। ऑडिशन कैसे किया जाए, क्या किया जाए? आपने नाम सुना हो शायद, पंचदेव पांडे आकाशवाणी में समाचार पढ़ते थे, मेरे ताऊजी हैं। तो मैं उनके पास गया गाइडेंस के लिए। मैंने उनसे पूछा कि टेस्ट होगा तो कैसे, मुझे क्या करना है। तो आकाशवाणी के टेस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होते हैं, शब्दों का, समाचार को अलग तरीके से पढ़ने का, और वो सब चीज़ें होती हैं। जनरल नॉलेज भी का भी टेस्ट लेते हैं उसमें वो लोग? किसका? जनरल नॉलेज भी देखते जी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब तो था ही, वो तो इंटरव्यू में हो चुका था। अच्छा। अब ऑडिशन था, ऑडिशन में अलग अलग तरीके के स्क्रिप्ट्स होती हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे क्या किया कि एक अखबार उठा करके दिया, बोले पढ़ो। मैंने पढ़ा। अच्छा चलो, दूसरी अलग तरीके की एक खबर दी, इसको पढ़ो। पढ़ा। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, गाड़ी चलाते हो? मैंने कहा जी। तो बेटा मान लो गाड़ी पे, सड़क पर अगर कोई भी स्पीड ब्रेकर ना हो तो तुम क्या करोगे? गाड़ी स्पीड ब्रेकर नहीं होगा तो अच्छे से हम निकाल लेंगे, स्मूथली निकाल लेंगे, तेज़ निकालेंगे, क्योंकि स्पीड ब्रेकर नहीं है, गाड़ी उछलने का खतरा नहीं है, कहीं कुछ लगने वगने का कि आप उछलेंगे तो सर भिड़ेगा, चोट लगेगी, कोई डर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक सड़क के ऊपर हर थोड़ी थोड़ी देर बाद स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएं तो क्या होगा? बताइए। कंट्रोल वे में चलाएंगे। कंट्रोल वे में चलाएंगे या दूसरी दिक्कत होगी, हर थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी में झटके लग रहे होंगे। वो तो लगेंगे ही ना, मतलब हम क्या करेंगे उसके ऊपर। तो बेटा एक बात बताओ कि सड़क पर न तो सड़क सपाट होती है
और न हर थोड़ी थोड़ी दूर पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। स्पीड ब्रेकर कुछ कुछ दूरी पे बनाए जाते हैं। मैंने कहा क्यों मालूम है? वहाँ से सीख लो इसको पढ़ने की। आपको एक स्मूथ रिदम में पढ़ना है, पॉज लेना है, यानी कि स्पीड ब्रेकर आया, फिर गाड़ी सीधी चलानी है, फिर पॉज लेना है, फिर चलाना है, फिर ऐसे आगे बढ़ना है। उस हिसाब से आपको मार्क करना है कि कहाँ आपको रुकना है। ऐसा नहीं है कि हर जगह तो यहाँ पे हो सकता है भी हमारे कुछ व्यूअर्स हों जो कि जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हो या कुछ वॉइस ओवर्स के ऐसा कुछ करना चाह रहे हो, तो कुछ अभी ऐसे इंस्टेंट शायर भी हैं, तो इंस्टेंट कुछ आप उनको सीख दे सकते हैं? ये तो बताया ही मैंने ना एक। हाँ, तो कहाँ पे उनको ऐसा कैसे समझे कि हाँ यहाँ पे हमको पोज देना चाहिए, यहाँ पे हमको प्रेशर देना चाहिए, यहाँ हमको थोड़ा सा रुकना चाहिए, ये ऐसे कुछ इसका कोई फॉर्मूला है क्या? मधुनमा चैनल देखने वालों, मधु जी की बात को सुनते हुए आपने अभी सुना होगा, ध्यान अगर आपने दिया है और नहीं दिया है तो रिवर्स करके वापस सुन लीजिए। इन्होंने पूछा कि कैसे पढ़ना है, कहाँ रुकना है, कितना पॉज देना है। खुद एकदम सही जगह पर जा कर के पॉजेस दे रही थी और मुझसे कह रही हैं कि मैं बताऊं। इन्होंने बता दिया, उदाहरण इनके मुंह से आप वापस रिवाइंड करके सुनिए। व्यूज़ बढ़ाइए, थोड़े अच्छे लगेंगे मुझे भी थोड़ा सा। बस मेरी ज़िंदगी का मंत्र है लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन। सीखो और उसे अमल में लाओ। तो मैं सीखता रहता हूँ। आप इस समय देखते हुए अगर किसी बात को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। जैसे कि जो इन्होंने अभी मुझे कहा था उदाहरण देने के लिए, मैं वही उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उसी अंदाज में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। कब कहाँ सांस लेनी है, कब कहाँ आवाज को उठाना है, कब कहाँ गिराना है, किस अंदाज में बोलना है, कब कितनी स्पीड में चले जाना है। बाबू मोशाय, मैं अपने आप को मैड कहता हूं। किशोर कुमार का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। MAD मैड, मैड माने पागल। अरे मतलब इसका समझोगे क्या? आप गाने भी गाते हैं क्या? हाँ गाता हूँ ना, गाता हूँ, बिल्कुल गाता हूँ, अपनी धुन में गाता हूँ। मैड का मतलब बताइए। तो मैड का मतलब है मेंटोर, एक्टर, डायरेक्टर। छोटा था तो राइटर भी है। छोटा था तो मैं देखिए उसका जिक्र भी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी बात मिस हो जाएगी। आपने मेरी बात मेरा बचपन में ना शौक था कि मुझे डॉक्टर बनना है। छोटा था, 6वीं 7वीं में था तो मैं लोगों को बोलता था मुझे डॉक्टर बनना है। बच्चों का शौक होता है डॉक्टर बनने का। तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तो मैंने TOR पिक कर लिया, टर। तो मैं टर करने लग गया। मैं एडिटर बन गया, मैं डायरेक्टर बन गया, मैं एक्टर बन गया, मैं मेंटोर बन गया। तो मेंटोर, एक्टर, डायरेक्टर, डॉक हटा के बाकी सब कुछ आपने लगा दिया। इसीलिए राइटर में वो TOR नहीं आता ना, TER आता है। अच्छा। हिंदी नहीं, अगर बोलेंगे तो टर। हाँ बिल्कुल ठीक है, राइम में तो जा रहा है। अरे आपकी बात सर आंखों पर। भाई मधुनामा जी से कौन बहस करे है? मधु जी से बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं। वैसे भी राणा है ये। इसमें एक और किस्सा बताता हूँ मैं आपको, जो सीख वाला है मेरे लिए भी और दर्शकों के लिए भी। मतलब वो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर जर्नलिज्म वाले, मास कम्युनिकेशन वाले, थिएटर वाले, एक्टर वाले, वॉइसिंग वाले जो हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है ये भी। बड़े बड़े लोगों के बारे में आपने सुना होगा। आकाशवाणी का टेस्ट देना कोई खेल नहीं है। कई लोगों ने उसे फेल किया है। बिल्कुल फेल हुए हैं, मतलब उसमें मैं भी उसमें से एक हूँ। अरे तो मैं 1993 में गया ड्रामा ऑडिशन देने, नाटक के लिए, और फेल हो गया। पता ही नहीं था नाटक का ऑडिशन इतना मुश्किल होता है। कम से कम 8 तरह की स्क्रिप्ट होती हैं और आपके साथ में स्टूडियो के अंदर बंद, स्टूडियोज आपने देखे ही हैं, शीशे लगे हुए, वो शीशे बंद कर दिए जाते हैं उस टाइम। आप आर पार देख नहीं सकते। नॉर्मली आप घूमने जाएंगे, देखेंगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वो शीशे बंद कर दिए जाते हैं टेस्ट के टाइम। उसके पीछे लोग बैठे हुए हैं और रूम में जो है ना, अचानक वो स्पीकर से आवाज़ गूंजती है। जैसी। बिल्कुल आकाशवाणी जैसी आवाज़ गूंजती है।
चलिए तीसरे पृष्ठ पे जाइए, ये वाला पढ़ेंगे, आप इसमें ये वाला रोल करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5, 3 पे आएंगे, फिर 1 पर आ जाएंगे, फिर 8 पे चले जाएंगे, फिर 5 पे आ जाएंगे, कोई भी यहाँ से वहाँ। और वहाँ पर कम से कम एक मेल आर्टिस्ट, एक फीमेल आर्टिस्ट वहाँ होते हैं जो दिग्गज होते हैं, जिनको आपने नाटकों में, आकाशवाणी के नाटकों में या दूरदर्शन में या आजकल वेब सीरीज़ में, फिल्मों में देखा होगा। कट टू 13 साल बाद 2006, FM का भी ऑडिशन भरा मैंने और नाटक का भी, मतलब टेस्ट के लिए भरा। अचानक एक बंदे जिसके साथ हम फॉर्म में भर रहे थे उसके साथ दोस्ती हो गई, तो दोनों का साथ साथ टेस्ट हो रहा था, हो गया। टेस्ट से पहले की घटना जो सबके लिए और शायद इस कहानी के लिए मज़ेदार हो सकती है। आकाशवाणी में कैजुअल ड्यूटी, कैजुअल फ्रीलांस करता था मैं, न्यूज़ रीडिंग और एडिटिंग का काम। तो वहाँ अब नहीं रहे, न्यूज़ रीडर थे आशुतोष जैन। वो भी नाटक कलाकार रहे थे, करते थे वो पहले नाटक में, आकाशवाणी के नाटक में अप्रूव्ड वॉइस ड्रामा आर्टिस्ट थे वो। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे टेस्ट आ गया है, बाकी सब क्लियर हो गया है, वॉइस टेस्ट होना है। तो उन्होंने मुझे कुछ दिन ट्रेनिंग दी, कुछ चीज़ें, कुछ गुर बताए। मैं ऑलरेडी कई दिनों से, सालों से टीवी इंडस्ट्री में माइक, कैमरा, ये सब काम कर रहा था। लेकिन आप सही बताएं, ये जो माइक है ना, इसको जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या क्या खेल कर सकता है। हम वॉइसिंग सिर्फ नॉर्मल ऐसे वॉइसिंग बिना माइक के मैं आपको बताऊंगा, एक अलग इम्पैक्ट है। लेकिन जब आपको रिकॉर्डिंग करनी है ना, तो इस माइक के बारे में पता होना चाहिए आपको कि माइक की क्या क्या क्वालिटी है और मैं उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। ये रेडियो ड्रामा में होता है। आप रेडियो ड्रामा में सुनते होंगे अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स वॉइस में, जो इफ़ेक्ट एडिटिंग टेबल पर नहीं दिए जाते, जो ड्रामा आर्टिस्ट क्रिएट करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो चीज़ें उन्होंने मुझे कुछ बताई, कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए, कुछ चीज़ें बताई। और जब मैं टेस्ट देने गया, मैंने उन चीज़ों को अपनाया। इसी को वॉइस मॉड्यूलेशन, इसी को कहा जाता है। वॉइस मॉड्यूलेशन में माइक का उतना किरदार नहीं है, वो तो मॉड्यूलेट करने के लिए है। लेकिन मॉड्यूलेट करने के टाइम पर आपको कई बार क्या होता है ना, आवाज़ उठानी पड़ती है। अब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं आपके व्यूअर्स को। देखिए, मैं अगर बात है लेवल हाई, अब एडिटिंग टेबल पे इसको डाउन करना पड़ जाएगा जी। तो मैं मुंह नीचे करके नहीं बोलूंगा, मैं मुंह नीचे करके नहीं बोलूंगा, मैं उसी लेवल में बोलूंगा। लेकिन आवाज़ दोनों की डिफरेंट आएगी, ऑडियो लेवल डिफरेंट हो जाएगा, आवाज़ फट भी सकती है क्योंकि मैं माइक के नज़दीक हो गया ज़्यादा, और एकदम उसी पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माइक के अंदर घुस के बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी, वो नहीं है। इसके अलावा हम एक बात करते हैं कि सपोज़ हमारे सामने माइक है, रेडियो में हम नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया ये, पहले मुझे नहीं पता था, और उसमें रोल में आ भी गया इस तरह का कि वो कोई आवाज़ लगा रहा है, मान लीजिए नौकर कोई रामू, आम बोलचाल में ऐसे बोलते हैं, ये नाम निकलते थे, तो उसमें उसको बोलना है कि आया मालकिन या आया साहब, और ये दिखाना है कि दूर से आ रहा है, और हम खड़े यहीं पर हैं, हम दूर से नहीं आ रहे हैं जी। हाँ मालिक, आया मालिक, जी मालिक। आपकी आवाज़ के 3 लेवल जी। अगर आपने ये चीज़ अपने जजेस को, जो आपको जज कर रहे हैं अंदर बैठे हुए, उन तक पहुंचा दी, तो उन्होंने ये समझ लिया कि इस बंदे को कुछ तो पता है, ये जानता है, इसको सेलेक्ट किया जा सकता है, एक टिक मार्क तो मेरी तरफ से मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी ऐसी कई सारी बातें। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा आ रहा था कि दिमाग में कि अभी जैसे इतना टफ वहाँ पे आकाशवाणी और दूरदर्शन का इतना टफ टेस्ट ये सब होते थे, तो आपको होते लगता है हैं, अभी भी होते हैं,
लेकिन अब तो लोग ज़्यादा दूरदर्शन और आकाशवाणी को उतना कहाँ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो वो अच्छा था या अब अच्छा है कि अब कोई भी कुछ भी कर रहा है? कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं लोग। जैसे यूट्यूब पे ही आप देख लीजिए, बहुत ही अलग तरह का, अजीब तरह के कंटेंट आपको मिल जाएंगे और व्यूज़ हैं उनके, बहुत बहुत व्यूज़ हैं। हमारी आदत होती है ना गलत की तरफ भागने की। कई बार अच्छे लोगों को राह आसान शायद नहीं मिलती। यही मैं ऐसा कहना मेरा चाह रही हूँ कि मानना जो एक्चुअली कलाकार हैं, एक्टिंग की ही अभी हम बात करें तो एक्टिंग पर ही मैं बात कर रही हूँ कि जो अच्छे अदाकार हैं, तो इस तरह के लोग जो कुछ एक तो ऑकवर्ड सा कंटेंट बनाकर आपको, जैसा कि आपने कहा कि गलत के पीछे हम जल्दी से भागते हैं, उसको वो हमको आसान लगता है, तो वो उनको ओवरशैडो नहीं कर रहे हैं इस तरह के लोगों को कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली में अच्छे अदाकार हैं। सही बात है, वो ऐसा होता है, लेकिन उन्हीं के बीच में से फिर अचानक एक कमल खिलता है ना, उसी कीचड़ में से कोई ना कोई कमल तो खिलता है और वो फूल जो है फिर लोगों को भाता है, फिर लक्ष्मी भी विराजमान हो ही जाती हैं, मतलब उस अच्छे की तरफ भी आ ही जाता है। तो मैं भी यही मतलब ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मधुनामा जो है वो बहुत आगे बढ़े और आप पर लक्ष्मी की वर्षा हो बहुत ज़्यादा, तो अच्छा कंटेंट भी लोगों को देखने को मिले। तो ये हो रहा है, नहीं ये मानते हैं, जाहिर सी बात है ऐसा हो रहा है, शॉर्ट कंटेंट बनाने के चक्कर में ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन आप उनमें भी एक चीज़ देखिए कि उनके शुरुआती वीडियोस देखिए और बाद के देखिए, लेटेस्ट वाले देखिए, उन्होंने भी इम्प्रूव किया है अपने आप को। अगर वो इम्प्रूव नहीं करते तो शायद वो लोग भी गिर जाते। और ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि वो कुछ लोगों ने अचानक चढ़ाई की और उसके बाद में वो चले गए गर्त में। ये बच्चे कई बार क्या होता है, सवाल पूछ लेते हैं क्लास में, कोई सवाल पूछा उन्होंने, तो अब आपको अगर जवाब नहीं आता है तो फिर ये दो तरीके के अध्यापक होते हैं। एक वो जो कुछ भी अनर्गल बता देंगे और बच्चों को लगेगा कि यही जवाब है, उनको बच्चों को चुप करवाने के लिए कि ठीक है भाई। मैं फेक न्यूज़ से, झूठ से दूर रहने वाला इंसान हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनके सामने एक्सेप्ट करूँ, ये मान लूँ कि इसका जवाब मुझे आज नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब कल वापस आऊँगा आपकी क्लास लेने के लिए तो नहीं पता होगा, कल मैं आपको इसका सही जवाब ज़रूर दूँगा। इसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मुझे अभ्यास करना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा, मुझे समझना होगा ताकि मैं उनको सही समझा पाऊँ। ये मेरी वर्कशॉप के हिस्से में होता है। तो मीडिया की क्लासेस हों, कुछ भी, टेक्निकल फील्ड में भी रहा हूँ मैं, एडिटोरियल फील्ड में भी रहा हूँ मैं, दोनों काम किए हैं मैंने, दोनों की थोड़ी थोड़ी समझ रखता हूँ। आई एम, वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन। मैं वैसा ही हूँ। नहीं मैं ऐसा ही हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप को ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें सीखता जाता हूँ उनको मैं अपनाने की कोशिश करता हूँ और सिखाने और सीखने की कोशिश करता हूँ। और आजकल जैसे हम लोग 3 आर्ट्स क्लब के साथ में वो ड्रामेटिक रीडिंग कर रहे हैं। ड्रामेटिक रीडिंग नाटकीय अंदाज में पढ़ना कहानियों को, अच्छी अपने कोई कहानी ले ली, हाँ, किसी भी बड़े राइटर की कहानी आपने, जिनसे आपको कॉपीराइट नहीं होता है जिनके ऊपर, या जो लोग, जैसे आपने कोई कहानी लिखी और आप कहती हैं कि हाँ ठीक है इसे प्रस्तुत करिए, तो अभी हमने जैसे कुछ दिन पहले इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया। एक्ट नहीं करते, सिर्फ रीडिंग करते हैं, क्या रहता है? वॉइस एक्टिंग। अच्छा, ये आजकल चला, आपने सुना होगा वॉइस एक्टर। थोड़ा सा एग्जांपल मतलब हमको थोड़ा सा दिखाइए। देखिए, जैसे ये एक कहानी होगी, इसके अंदर कोई ना कोई ज़रूर, पीस मेकर, ये पुलिस पर आधारित पत्रिका है। हाँ जी, संतोष कुमार सरस जी, हमारे मधुनामा में भी उनका हमने इंटरव्यू लिया था। वाह। तो ये पीस मेकर में से एक कहानी कोशिश करता हूँ मैं देखने की। दोपहर करीब 3:30 बजे जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर पहुंचा, तभी थोड़ी दूर जाते ही 2 बाइक सवारों ने उसे ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। आप वॉइस में ड्रामा क्रिएट कर दीजिए, ऑडियंस के सामने लोगों को इस तरह से पेश कर दीजिए। जब मैं अपने लेवल पे करता हूँ, अपने निर्देशन में अगर मैं काम कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं बैठे बैठे
कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा नाटक भी देखने का मौका मिल जाए। से एक कहानी बहुत ही फेवरेट है जी। हमारे एक दोस्त हैं कर्नल रजत कुलश्रेष्ठ, उनके भी दिल के करीब है। उसने कहा था, सुनिए आपने कहानी? ये करीब 109 साल पहले लिखी गई थी, 1915 में। 1915 में किसने लिखी थी? गुलेरी साहब ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अच्छा। की लिखी हुई। ऐसा कहते हैं कि हिंदी की पहली कहानी है, हिंदी की प्रेम कहानी। अच्छा, पहली, मतलब मॉडर्न टाइम में पहली प्रेम कहानी है, या हिंदी की पहली प्रेम कहानी कहा जाता है, ऐसे दर्जा प्राप्त है उस तरीके का। ठीक है। ऐसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटोनिक, दुनिया से परे टाइप वाली, जो आप जिसमें आज की तरह का कंटेंट नहीं है। उसमें भी 1880 से कहानी शुरू होकर के किस तरीके से आगे बढ़ती है उसका है। उसमें जब ड्रामा क्रिएट करते हैं हम, उसको हमने कई बार मंचित किया, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। वो कहानी हो और भी उसके अलावा भी कई कहानियाँ की, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसमें वॉइस ड्रामा के साथ में थोड़ा एक्शन ड्रामा भी कर दूं बैठे हुए शामिल। हाँ, जैसे हमने क्या किया कि ये जो मैं बात कर रहा था अपने दोस्त की, कर्नल रजत कुलश्रेष्ठ, उनके साथ हमने एक ग्रुप, हम लोग घूमने जाते हैं कई बार ये हेरिटेज वॉक्स के लिए। अच्छा। आजकल काफ़ी चलन में, आपने देखा होगा, बहुत लोग लेके जाते हैं ना। तो हम लोग गए ये सुंदर नर्सरी, तो वहाँ ओपन स्टेज बना हुआ है और ऑडियंस सामने बैठ सकती है, तो वहाँ लोग बैठ गए सारे, जितने लोग हेरिटेज वॉक पर गए हुए थे, और भी आसपास की ऑडियंस बाद में जुट गई। हमारा ये करीब 30-40 मिनट का है ही कहानी वो। तो उसमें जो शुरुआत की ना मैंने, तो उसमें स्टार्टिंग जो है उस कहानी का जो शुरू होती है वो होती है पंजाब से। तो वो पंजाब की गलियों से तांगे गुजरने की कहानी है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा है और एक लड़की है, जहाँ से वो कहानी, प्रेम कहानी डेवलप होती है उन दोनों के बीच। और उसमें वो तांगे वाला किस तरीके से लोगों को हटाते हुए जा रहा है, कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करता है, वो क्या क्या बोलता है, ये सब था। तो एक होता है कि बैठ के रीडिंग करना, तो हमारे जो बाकी रीडर्स थे वो बैठ गए थे। ओपनिंग जो है वो कर्नल साहब ने शुरू की, उसके बाद मैं पीछे से निकल के आया तांगे वाला बन के, थोड़ा सा ड्रामा। अरे ओए जोगी जानियो की कर रहे हो, ओए हटो, तांगा चलाता हुआ आ रहा बंदा तो कैसे करेगा, वो सबको हटा रहा है, जो रास्ते में दिख रहा है, जिससे उनसे बातें कर रहा है, वो उस तरह का है वो। तो वो बोलते हुए मैं आ रहा हूँ, और चूंकि रीडिंग है तो मेरे हाथ में स्क्रिप्ट भी है, और दूसरे हाथ से मैं तांगा चलाने का एक्शन कर रहा हूँ। बहुत मजेदार लग रहा है सुन तो करके। उस तरह से करते हुए मैं अंदर आ गया। बाद में जब वो पोर्शन जब खत्म हो जाता है तो मैं आके बैठ गया। उसके बाद मैंने बैठे बैठे ही किया। लेकिन लास्ट का जो उसका सीन है ना, बहुत मार्मिक है। जब हम इसका नाटकीय मंचन कर रहे थे एक जगह पर, खत्म होने के बाद में जो सहयोगी थी मेरी, वो एड्रेस कर रही थी ऑडियंस को। उन्होंने कहा कि आप भी कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं था उस समय। वो जो उसका एंड है, जब आप अगली बार कभी मैंने मंचन किया, आपको बुलाऊंगा, आप आइएगा, बाकी लोग भी आए, दर्शक लोग भी, तो अच्छा होगा। तो वो आप उसके अंत में जब जाएंगे ना, तो उस कहानी के बाद जो मेरा रोल है, किरदार है हीरो का, वो ऐसा है कि मैं उस स्थिति में नहीं होता, मैं जा चुका हूँ। सब खत्म होने के बाद में ऑडियंस से निकल के एक शख्स आए मेरे सामने, बोले, कैन आई हग यू। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा प्राइज कुछ हो ही नहीं सकता। और तो ये मोमेंट होता है, मतलब आप जो बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे सीखी जाएं, कैसे की जाएं, क्या इम्प्रोवाइज़ किया जाए। नॉर्मल रीडिंग हो रही है, लोग बहुत ड्रामेटिक रीडिंग काफ़ी लोग करना शुरू कर चुके हैं आजकल, काफ़ी लोग करते हैं। मैं उसमें इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा अलग अंदाज दिया जाए, थोड़ा और जीवंत बनाया जाए। कुछ, हाँ, कुछ तो आप नया देंगे तो
लोग देखेंगे ना उसको कि सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, वापस आएंगे। तो इस तरह की कोशिश कर रहा हूँ और यही चीज़ें मैं अपनी क्लास में लोगों को, चाहे मीडिया का कोर्स सिखाना हो, चाहे थिएटर का कोर्स सिखाना हो, मैं उनको ये कहता हूँ कि मेरे लिए मीडिया और थिएटर जिंदगी है, इज इक्वल टू जिंदगी है। मीडिया इज इक्वल टू थिएटर इज इक्वल टू जिंदगी। मीडिया पढ़ते हुए आपने भी जाना होगा, समझा होगा कि हमको 6 ककार सिखाए जाते हैं, 5 Ws 1 H, क से शुरू होने वाले 6 शब्द, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है ना। तो वो हिंदी में सारे क से हो जाते हैं, वहाँ एक W से हो जाता है हाउ, वरना वो H से हो जाता है, 5 Ws 1 H, एक H से हो जाता है हाउ वाला। तो कैसे, मेरा ये मानना है ये 5 W 1 H मीडिया का कोर्स नहीं है, ये जिंदगी है जी। जीवन में यही प्रश्न रहते हैं, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। और इन्हीं प्रश्नों में कभी कभी हम लोग उलझ जाते हैं। तो मैं आज तक में था जी, वहाँ हमने एक शो बनाया और उस शो का हमने नाम रखा RNA, रियल न्यूज़ एनालिसिस। और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग के अवार्ड्स होते हैं, 2022 का अवार्ड जो 2023 में जिसकी घोषणा हुई डिजिटल अवार्ड्स के लिए। यूट्यूब, आपको मालूम है कि दुनिया में न्यूज़ चैनल्स में जो सबसे ज़्यादा व्यूअर्स जो जिस चैनल को देखते हैं वो आज तक है। तो उसके डिजिटल चैनल पे मैं संभाल रहा था, एडिटोरियल मैं देखता था उसका, और मैं ये शो लिखता भी था। इसको एंकर हमारे एक पुराने दोस्त TVI में हमारे साथ थे और यहाँ पर साहित्य तक देखते हैं, संजीव पालीवाल, वो एंकर करते थे। तो इस शो को अवार्ड मिला, डिजिटल अवार्ड। ये यूट्यूब पे चलता था, रोज़ 9 बजे रात को हम लोग इसको करते थे। और इसमें वही था, इसका मेरा मंत्र यही था, डिज़ाइन किया इसको कि ये फेक न्यूज़ से दूरी, जिसमें हम सिर्फ एनालिसिस दिखाएंगे, सही चीज़ें दिखाएंगे, सही बात बताएंगे, रियल न्यूज़ एनालिसिस। बिल्कुल। और उसको पेश करने का तरीका जो था ना, उसमें कई बार मैंने क्या किया, ड्रामा क्रिएट किया अपने इस जीवन से और सीखे हुए से। जो ड्रामा था ना वो क्रिएट किया। जैसे आपको एक किस्सा उसका बताता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार पे संकट आया था जी। लोग आम लिख रहे थे, मैंने उसे कहानी में तब्दील कर दिया। थंबनेल जो बनाया वो भी फिल्मी अंदाज में, अच्छा, फिल्मी स्टाइल के ही बनाए, क्योंकि वो कहानी ही वैसी थी। आप उसको नॉर्मल एंकरिंग कर ही नहीं सकते उसके अंदर, उसमें आपको अपने शब्दों में अंदाज देना ही पड़ेगा। आप अभी पूछ रही थी क्या उदाहरण देने की बात, अभी हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये शो है, इसका नाम है सीरियस, तो सीरियस ही रहेंगे इसके अंदर। अब इसको फन बनाना है। शो का नाम भले सीरियस हो, लेकिन मैं आपको अगर अलग अंदाज में आपको सुनाऊं तो आपकी सीरियसनेस गायब करने के लिए, क्योंकि आप वहां बैठे मजे करने के लिए, तो आपको बताऊंगा एक सीरियस न्यूज़, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और अलग अंदाज में। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वहाँ तो कहानी थी, वहाँ पूरी कहानी थी, किस्सा गोई थी। अंदाज अगर बदल देंगे, रंग अगर बदल देंगे, उसे रंगीन बना देंगे ब्लैक एंड वाइट से, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कलर में ही देखते हैं एक दूसरे को, तो फिर उसे कलरफुली क्यों ना बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करना, उनसे सीखना, उनको जवाब देना, उनके सवालों को समझना और फिर उनको सही जवाब देना, फेक न्यूज़ से उनको दूर रखने की बात सिखाना, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में गलत राह वो लोग पकड़ लें, तो हर एक के साथ तो मैं लाइफ टाइम मेंटोर नहीं हो सकता, लेकिन उनको अच्छी बातें तो सिखा सकते हैं ना हम। गलत तो लोग सीख ही रहे हैं जो में, मतलब हमको अच्छा आप कर दें उनको। बिल्कुल, तो वो कोशिश रहती है। तो वर्कशॉप कितने डेज की रहती है आपकी नॉर्मली? आप शायद थिएटर वर्कशॉप के बारे में जानना चाह रही हैं या दोनों का बता दीजिए। जी, नॉर्मल मीडिया वर्कशॉप जो होती है, छोटी वर्कशॉप जो होती है वो 5 दिन वाली भी होती हैं, लेकिन थिएटर वर्कशॉप अगर किसी को सीखना है थिएटर, तो 1 महीने से लेके 3 महीने तक की ड्यूरेशन की हम लोग रखते हैं। उसमें टाइम ड्यूरेशन फिर डिपेंड करता है, कभी कभी वीकेंड कोर्सेज करने पड़ते हैं। जब जॉब के साथ अगर आप करते हो तो वीकेंड कोर्सेज होते हैं, तो जॉब वाले लोग भी आ सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया जाता है। और जैसे 3 आर्ट्स क्लब के साथ मैंने कई सारे स्कूल्स के साथ में किया मैंने वर्कशॉप अरेंज, तो उसमें
जो समर वेकेशन होती है 1 से 1.5 महीने की उनकी छुट्टियां जो होती हैं, उस दौरान हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि उस दौरान हो बच्चों के लिए 25 से 30 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा मानना है कि 15 बच्चे से लेकर 25 बच्चे तक बढ़िया होता है। तो इतने बच्चों की वर्कशॉप एक की जाए 1 से 1.5 महीने की, और उनको सिखाया जाए, कुछ बढ़िया और नए अंदाज में सिखाया जाए। अच्छा, सिखाना किसको ज़्यादा अच्छा है, बच्चों को, उनको आसान रहता है सिखाना, या बड़ों को? बहुत ही टेढ़ा सवाल है। कई बार बच्चों को सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कई बार बड़ों को सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परेशानी तब समझ में आती है जब एक वयस्क व्यक्ति, मतलब 22-25 साल का व्यक्ति, या थिएटर में वर्कशॉप में आने वाले 60-60 साल के लोग भी होते हैं, 50 साल के लोग भी होते हैं, सारे उम्र के लोग होते हैं, और मेरी उम्र के भी होते हैं, बड़े वाले 60 से भी ऊपर वाले। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता ना, ऐसा ही है। तो इसमें उन लोगों को जब पढ़ने को दिया जाता है ना कोई चीज़, और अगर उनको किताब पीस मेकर फिर से उठा लेते हैं हम लोग एक बार और, तो पीस मेकर में अगर उनको कोई चीज़ मैं बोल दूं कि ये पढ़िए, तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे? देखिए, मैं उसका भी एक उदाहरण देता हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली के रोइंग में तैनात जिले के एसपी संजय जैन ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि बीते 4 मई को सर पहली बार पढ़ रहा हूँ इसलिए सॉरी सर। अच्छा, एक काम करो, इसी लाइन को वापस पढ़ो। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग, बेटा क्या अंतर आया? अब तो पहले पढ़ चुके थे ना तुम, अब तो बताओ इसको अलग से कुछ ढंग का करके। तो वो व्यक्ति, मतलब आपने पढ़ाई छोड़ दी है, आपने लिखना छोड़ दिया है, किताबों से बहुत दूर हो गए हैं लोग, तो आप पढ़ोगे कैसे? फिर आप नाटक में आ क्यों रहे हो, थिएटर वर्कशॉप करने आ क्यों रहे हो? तो आप शब्दों को कोई नहीं पहचान रहे हो, आप हिंदी आते हीरो बन जाना चाहते हैं। तो हमारे देश में हम हिंदी की बात करें और हिंदी ही नाटक करने आए हैं और हिंदी ही ढंग से नहीं पढ़ पाए, तो फायदा क्या हुआ? तो ये कभी कभी उनके साथ मुश्किलें आ जाती हैं। स्कूल में ये वाली दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उनको पढ़ाई के साथ में रूबरू होते हैं, वो ढंग से पढ़ पाते हैं, वो बच्चों को ढालना आसान होता है, बहुत अच्छा होता है, उनके साथ में परफॉर्म करना बड़ा अच्छा होता है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, और इसलिए जो है वो, मतलब बचपन से टैलेंट को कहते हैं ना, निखार लेना चाहिए, बता देना चाहिए, उनको राह मिल जानी चाहिए। तो वो भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों में वो स्पार्क दिख जाता है, ये कर सकता है अगर इस फील्ड में जाए तो, ऐसी बातें। तो आप उनके फिर पेरेंट्स को भी ये बात बोलते हैं कि इस बच्चे को इसी में आगे कीजिए? पेरेंट्स से मिलते हैं जब परफॉर्मेंस के दौरान, तो पेरेंट्स को बताते हैं, वरना उसके पहले टीचर्स को तो ज़रूर बताते हैं। अच्छा, स्कूल में जब आप स्कूल में कि भाई स्कूल की जो भी उनकी कोशिश यही होती है कि वो लोग उस प्ले को अपने एनुअल फंक्शन में भी इंक्लूड कर लेते हैं कई बार, वरना हम लोग तो परफॉर्मेंस करते ही हैं, तो वैसे हो जाता है। वरना मतलब पेरेंट्स को बताना या टीचर्स को बताना, जिससे कि उनको वो सही मेंटोर करते हैं आप। हाँ, और मीडिया वर्कशॉप जो मैंने कहा कि छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। कई बार हम लोग फुल डे वाली भी रखते हैं सिर्फ, जैसे हम लोग एक बार गए थे भोपाल, तो वहाँ परफॉर्म किया हमने, परफॉर्म किया मतलब ये वर्कशॉप रखी, वो थी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो मीडिया के स्टूडेंट नहीं थे, बट मीडिया वर्कशॉप, मीडिया एंड थिएटर वर्कशॉप हमने किया, फुल डे वर्कशॉप थी वो। करीब 300 बच्चे मिनिमम थे वहाँ पर, पूरा हॉल उनका भरा हुआ था, वीसी वगैरह सब उनके आए थे, तो वो भी बड़ी हिट रही। उसमें भी मतलब आप सोचेंगे कि वर्कशॉप क्या करने गए हैं और क्या कर रहा है बंदा, तो वो मेरा MAD शुरू हो जाता है। MAD मैड माने पागल, मैं पागल वाली हरकतें करता हूँ, तो कभी कभी लोगों को वो पसंद आ जाती हैं। तो वहाँ भी मुझे एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिला कि मुझे पता नहीं 3 सेलिब्रिटीज़ के उसने नाम लिए, मैं उनके नाम देख लीजिएगा आप एडिट करना चाहें तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, उसने मुझे 3 सेलिब्रिटीज़ के समान घोषित कर दिया कि आप ना सर कपिल शर्मा की तरह फ़नी हो, आप ना सर महेश्वरी जी की तरह पूरा एकदम ऐसी चीज़ें बताते हो जो बिल्कुल मोटिवेशनल है, और आप कुमार विश्वास की तरह जो है वो बहुत ही अच्छे कविता पाठ करते हो। मैंने एक कविता पाठ भी किया था वहाँ पर,
तो वो उस तरीके से उसने उसको लिया। तो ये कभी कभी ऐसे ऐसे फीडबैक मिलते हैं, ये हौसला अफजाई करते हैं। आप एक शो करते थे, उसमें आप 3 कैरेक्टर्स करते थे, वो भी मतलब थोड़ा आपको करके दिखाइए। पूरी खबर है। तो उसमें मैं एंकर होता था, रिपोर्टर होता था, और दुनिया के सो कॉल्ड पहले रिपोर्टर, नारद। क्या सही पकड़ा है, नारद मुनि, जी। वो बनता था मैं। तो उसमें जो है वो एंकर अपना पूर्वांचल का, रिपोर्टर जो है वो अपने अलग अंदाज में बात करता था। मतलब रिपोर्टर चेंज होते रहते थे। क्या था ना कि वो जब तक आप कैरेक्टर नहीं बदलोगे तब तक कैसे काम चलेगा, बताओ। तो मेरे को कैरेक्टर बदलना पड़ता था, वॉइस बदलनी पड़ती थी उसके अंदर, तो मैं वॉइस बदल देता था उसमें। तो कुछ ना कुछ होगा, वन एलिमेंट डालना चाहिए उसके अंदर। तो क्या होता है ना कि यही चीज़ सीखने की होती है। और ऐसे मतलब पूरा बॉडी पोस्चर चेंज कर लो। सोचिए अभी मैं आपसे बैठे हुए बात कर रहा था, अभी मैं ऐसे अगर माइक लेके बैठ जाऊँ और ऐसे ऐसे आगे करके बात करूँ, तो उसके लिए चश्मा ही बदल दूँ, कुछ और पहन लूँ इधर, है ना, स्टाइल बदल दूँ, कोट को डिफरेंट स्टाइल में पहन लूँ या कुछ और अलग अंदाज में पहन लूँ, तो मैं कैसा लगूंगा। तो मैं इस तरह की हरकतें करता था। और जब एंकर जो है वो नारद मुनि से बात करता था, वत्स, नारायण नारायण, ये क्या पूछ बैठे वत्स। राजनीति इस बारे में तो अलग से ही बताऊंगा। कलाकार है, राजनीति है ना। बिल्कुल राजनीति है, लेकिन राजनीति भी है। इसमें नुक्ता लग जाए तो मतलब आ जाता है। यही अंदाज है बस इसी तरीके के कि कुछ कोशिश करते रहो, लेकिन जो भी कुछ करो उसके लिए फीडबैक ज़रूरी है। आपने बीच में मुझसे गाने की बात पूछी थी। मेरे सबसे बड़े क्रिटिक, निंदक नीरे राखिए, हमेशा अपना एक निंदक आपके नज़दीक होना चाहिए। अब इसमें भी नीरे जो है ना, ये अंग्रेज़ी हिंदी का देखिए कैसा अजीब वो है ना कि एक ही मीनिंग है। नीरे मतलब पास ही रखिए, नियर अगर अंग्रेजी में कहें तब भी ना, ये शब्दों का खेल मैं करता रहता हूँ ऐसे ही। मेरे जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं, निंदक हैं, वो मेरे पिताश्री हैं। तो वो कहते हैं बेटा गाना वाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और अगर गाना चाहते हो तो ज़रा सीख लो। हालांकि एक गाने के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके अलावा एक बार मैंने जिस देश में गंगा रहती है, मुकेश का गाना, वो मैंने गा के सोशल मीडिया पे डाला, और अपनी वही जो परमात्मा का जो मैंने रोल किया था ना, मैंने वो वाली इमेज लगा दी थी उसके अंदर, और उसके साथ में मैंने वो गाना पोस्ट किया था गा करके म्यूज़िक के साथ। तो पापा ने सुना, वो कमेंट कर दिया उन्होंने। मतलब थोड़ी देर बाद में मिला उनसे, जब कुछ घंटों बाद में आया घर, तो मैंने कहा मुकेश का गाना डाला है तुमने? मैंने कहा कैसा लगा आपको? लिखा तो मैंने सर्वोत्तम ये वो, बड़ी अच्छा तुमने फोटोज़ का इस्तेमाल किया और ऐसे किया। मैंने कहा वो गाना किसने गाया है? मुकेश का गाना है। मैंने गाया किसने? मुकेश ने गाया है। मुकेश ने गाया? अरे पापा जी मैंने गाया है। फोन उठाया, फिर से सुना, अरे मुझे तो पहली आवाज में लगा कि ये मुकेश का गाना है। तो किशोर का एक फैन जो अंदाज में गाने की कोशिश करता है उनके, जैसे इनामिनाडी का, ए डायडामनी का, ए मकाना का नाका चिका पिकारी का, इनामिनाडी का डिका डे डायडामनी का मकाना का चिका पिका रोलरी का रम पंपोश रम बम्बोश रम बम्बोश। उनके अंदाज को भी थोड़ा सा और उनके अंदाज को ही ऐड करने की कोशिश करता हूं मैं। लेकिन मैंने मुकेश का गाना गाया और उसमें पापा कंफ्यूज हो गए। मैंने भाई साहब अचीवमेंट है, सॉलिड है, बहुत है, तो सॉलिड है। तो ऊपर वालों को थैंक यू कर देता हूं ऐसे टाइम पे। सिंगिंग के लिए आप मना करते, देखो फिर अब आप तो मेरे बहुत बड़े फैन हो। पापा को कहा नहीं, अमिताभ बच्चन ने कहा, मैंने तो कहते हैं यार ये तो तुमने बहुत अच्छा गाया है। फिर मुझे कुछ अच्छे कवियों की कविताएं पढ़नी भी अच्छी लगती हैं। उनको
उस अंदाज में पेश करना पसंद है जैसा उन्होंने भी नहीं किया होगा, शायद ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। मैंने कुछ एक कविताएं ऐसी पे मतलब अपने YouTube चैनल पे भी डाल रखी हैं मैंने। तो वो जैसे अदम गोंडवी जी की एक कविता है, उसमें मैंने किरदारों को जिंदा कर दिया है। वैसे उसमें तो थानेदार है एक। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी। आपसे। मैं चाहती हूँ कि आज के हमारे इस एपिसोड की, मधुनामा के इस एपिसोड की जो क्लोजिंग है ना, वो आपकी कविता से हो। अब आप सोच लीजिए कौन सी कविता आप कहना चाहते हैं, अपनी कहेंगे या आपकी किसी पसंदीदा शायर कवि की आप कहना चाहेंगे? ये तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। देख लूँ, अपने ही फीड में देख लेता हूँ कि मैंने क्या कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा लिखा है, उसमें से अगर मैं कुछ आपको बता पाऊँ तो एक छोटा सा शेर जी। सुदर्शन फाकिर जी का लिखा हुआ शेर है, उसको मैंने तब्दील किया। इंस्टेंट शायर ने डिस्क्लेमर दे रखा है कि मैं शायरों के लिखे हुए पर भी कुछ जवाब डालता हूँ, लिखता हूँ। तो वर्ल्ड कप जब हो रहा था क्रिकेट का, उसमें भारत से तो पाकिस्तान हारा ही हारा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी हारा, कई मैच हारा। तो उस पर मैंने लिखा, एक दो रोज़ का सदमा हो तो रो लेता बाबर। ये सुदर्शन फाकिर जी का शेर है, उसमें बस छोटा मोटा चेंज किया है कि एक दो रोज़ का सदमा हो तो रो लेता बाबर, बाबर आजम। जी। पाक को हर रोज़ के सदमात ने रोने न दिया, पाकिस्तान को हर रोज़ सदमा लग रहा था, हर रोज़ हार रहा था वो, उसको रोने भी न दिया। अच्छा, एक ज़िंदगी का हर एक का होता है ये, जैसे YouTube मैंने अपने जो मेरा चैनल है उसमें मैं कुछ भी रैंडम भी चीज़ें डालता हूँ। लोग होता है ना कि एक जैसे आपने तो अपना एक निश सोच हम लोग रखा है, चूज कर लेते हैं, बिल्कुल फिर उसी पर बिल्कुल, काम करते हैं। आप उस पर काम कर रही हैं, लेकिन मैं दिशाहीन हूँ। मैं ऐसे ही जो मन में आता है ना, मन की चीज़ को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी हर इंसान में एक उम्मीद होती है। किस चीज़ की उम्मीद होती है? एक उम्मीद में गुजर रही है ज़िंदगी। अब इसको प्रस्तुत करने का अंदाज मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ कि इस उम्मीद में गुजर रही है ज़िंदगी, एक सुबह तो मेरी भी आएगी। क्या बात है। तो ये ऐसे। अच्छा, एक मैंने रोमन लैंग्वेज में हिंदी को अंग्रेज़ी के अक्षरों के साथ लिखा और उसे समझने की कोशिश आप करिएगा, मैं दिखा भी दूंगा आपको। धर्म और मजहब की बातों पे, धर्म और मजहब की बातों पे वो क्यों सवाल उठाते हैं? मैं जब इंसान लिखता हूं, INSAAN, मैं जब इंसान लिखता हूं, वो क्यों इंसेन समझते हैं? INSANE। वाह, क्या बात है। मैं हूं इंसेन, ठीक है, लेकिन इंसान लिखता हूं तो इंसेन क्यों समझते हैं? दो चीजें हैं। एक बार क्या हुआ, घर के व्हाट्सएप ग्रुप पे मम्मी ने कुछ शेर डाल दिए, किसी के लिखे हुए हैं, तो मैंने उनको जवाब लिखा मम्मी को, और उसको भी मैंने यहाँ पोस्ट किया। पहला शेर वो सुना रहा हूँ जो मम्मी ने भेजा था कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। होता है ना, ये तो बॉस के साथ या कहीं और, जो मतलब इस तरह की दुनिया में होती रहती चीज़ें ऐसी। तो मैंने कहा, उस पर जवाब दिया, तो इसका मैंने जवाब दिया, तरक्की की फसल न काटी तो क्या, तरक्की की फसल न काटी तो क्या, फल देते रहे लगाए पौधे, इसके लिए न झुके किसी के सामने, न किसी के तलवे चाटे। वाह, क्या बात है। दूसरा मैं बताता हूं, उन्होंने कहा, बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कसूर न था। तो मैंने इसके लिए लिखा, मेरे लहजे में जी हुजूर भी था। रेस्पेक्ट, मेरा मानना है कि इज्जत जो है वो छोटे से छोटे को भी देनी चाहिए, बड़े से बड़े को भी देनी चाहिए, लेकिन मैं इज्जत उसी को दे पाता हूँ दिल से, मन से, जो लगता है इज्जत के काबिल हो। अगर वो 3-5 करने वाला, राजनीति करने वाला है, तो राज की बात यही है कि उसका दिल से सम्मान तो नहीं होगा। लेकिन जो ज्ञानी है, नॉलेज है जिसके पास, उसके लिए मेरे लहजे में जी हुजूर भी था, उसके लिए जो मुझसे कमज़ोर था, उसके लिए जो मुझसे कमज़ोर था, कुर्सी की धौंस दिखाने वालों से डरना मेरा उसूल न था।
कम मिलेगा चलेगा, संतोष में जीवन जी लेंगे हम। संतोषी व्यक्ति हैं, पीस मेकर भी संतोष जी का है, ठीक है, लेकिन हम भी संतोषधारी हैं, लेकिन किसी की धौंस नहीं सहेंगे। फिर तीसरा शेर था मम्मी के व्हाट्सएप पर, अगर पल भर को भी मैं बेज़मीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। इस पर मैंने जवाब लिखा, माता पिता का आशीर्वाद सदा है मेरे सर पर। माता पिता का आशीर्वाद सदा है मेरे सर पर, यकीन मानिए मैं पैदाइशी अमीर हूं, मैं पैदाइशी अमीर हूं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो इस तरह की अमीरी बिल्कुल रखें सही हम बात तो। है कि माता पिता का आशीर्वाद रहे तो इससे बड़ी और क्या अमीरी होगी। तो ये जो मैं बात कर रहा था ना निंदक रखने वाली की होना चाहिए इस तरह का, तो इन लोगों ने मतलब ऐसे और पापा के अलावा और भी लोग जो बताते रहे कि ये गलतियां हैं, इनको ठीक करना चाहिए। इसकी वजह से मेरे जीवन में क्या हुआ, इस पर मैंने एक शेर लिख दिया, इतने ऐब निकाले ज़माने ने मुझ में, इतने ऐब निकाले ज़माने ने मुझ में, मुझे तराश कर नायाब बना दिया। वाह क्या बात है। सही बात, सही में अगर हम जो हमारे खुद की तारीफ अपने मुंह में मिट्टू बन गया। नहीं, लेकिन इससे ये सीख भी तो है ना कि अगर हम जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं, जो सच में हमारे वेल विशर्स हैं, अगर वो हमारी कुछ कमी निकाल रहे हैं तो हमें उसको उसमें सुधार करना चाहिए। उसमें सुधार करेंगे तो हम हीरा बन जाएंगे। अब ऐसे एक शब्द के खेल की मैं बात कर रहा था, तो अंग्रेज़ी और हिंदी के शब्द की बात कर रहा हूँ मैं। विश बटोरते चलो, जो भी आपके कमेंट्स आएंगे अच्छे अच्छे आपके चैनल पे भविष्य में आते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, तो WISH विश बटोरते चलो। विश तो हम पी रहे हैं। अरे वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इस तरह से ये बस चीज़ें मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ ताकि चलता रहे। बाकी ज़िंदगी में क्या है ना कि सांप खतरनाक हो सकते हैं शायद, सांप खतरनाक हो सकते हैं शायद, लेकिन आस्तीन वालों से ज़्यादा नहीं। अब ऐसे ही शब्दों का खेल देखिए कि आप समझ जाएंगे इससे अपने आप। ये लाइन ही ऐसी है, थी उदास ओलंपिक में भारत की झोली, थी उदास ओलंपिक में भारत की झोली, नीरज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है मैंने, नीरज अब और अधिक खिलना चाहिए। अरे वाह, कमल को अब और खिलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने नीरज के लिए इस तरह से मैंने लिखा। तो ये चीज़ें हैं जो लिखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। ऐसे मैंने, हाँ ये बड़ा मतलब मज़ेदार सा है कि एक हमारे दोस्त हैं, वो कार्टून वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने शतरंज का एक चेस बोर्ड का बनाया। तो मैंने उस पर लिखा कि ये 2.5 चाल वाला घोड़ा 2.5 चाल चलता है, कि ये 2.5 चाल वाला घोड़ा बिसात पर किनारे दिखाई पड़ता है। ये 2.5 चाल वाला घोड़ा बिसात पर किनारे दिखाई पड़ता है, लेकिन जब छलांग लगाकर बीच में आता है और 2 या 3 मोहरों को अपनी ढैया में ले लेता है तो अच्छे अच्छों की टैं बोल जाती है। इसीलिए चक्षु खुले रखिए और अपनी बारी का इंतजार करिए, क्योंकि कभी भी आप 2.5 चाल ऐसे चलेंगे जिसके अंदर की 3 लोग शय में आ जाएंगे तो आपको अच्छा वाला मोहरा हाथ से मिल जाएगा, कब निकल जाएगा और तो आपके सब्सक्राइबर 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन ऐसे बढ़ते रहें। यही है, किसी भी दिन आप हिट हो जाएंगे। कोशिश है अच्छा कंटेंट, अच्छे लोगों से मिल कर के बातचीत करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, अच्छी बातें करें, अच्छी जानकारियां लाएं, अच्छे अच्छे लोगों से हम लोगों को रूबरू करवाएं। तो अब इस हमारी जो चर्चा हो रही है इसको हम एक विराम देते हैं, और आखिर में आपसे सबसे दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में अपनी विश देते रहिए, वरना विश तो हम भी पी ही रहे हैं। क्या बात है। मतलब मैं अंत इस बात पे करना चाहूँगा कि मेरे एक शेर को मुकम्मल जहाँ मिल गया, हमारी एंकर साहिबा ने उसे आपके सामने फिर से पेश कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद।